सत्ता के लिए घोटा लोकतंत्र का गला। कांग्रेस का इतिहास, तानाशाही का साम्राज्य। जब जब आया कांग्रेस राज, लोकतंत्र हुआ शर्मसार। नेहरू हो या सोनिया, सबने किया अभिव्यक्ति पर हमला। नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने इस सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर दिए आई बटन में हम उसका लिंक डाल रहे हैं, तो कृपया जाकर उस एपिसोड को देखना न भूलें। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। बात चल रही है उस तथाकथित असहिष्णुता और पाबंदियों की जो सिर्फ मोदी सरकार के दौरान एक विशेष वर्ग को दिखती है, जैसे इसके पहले का समय बहुत ही उदारता भरा और लोकतांत्रिक रहा हो। हमारी टीम ने जब कांग्रेस सरकार की शुरू से लेकर अंत तक की पड़ताल की तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे कांड उजागर हुए जब न कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा हो, बल्कि जमे जमाए संगठनों पर सिर्फ हिंदू विरोध के चलते बैन कर दिया गया हो। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पहली कांग्रेस सरकार की। नेहरू को हमारे वामपंथी इतिहासकार बेहद उदारतावादी और सहिष्णु पीएम के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नेहरू के शासनकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर पहला प्रतिबंध लगाया गया। आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि संघ प्रतिबंध की कार्रवाई करते हुए उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है। जहां भी समाज को जरूरत महसूस हुई वहां संघ ने बढ़ चढ़कर सेवा की। ये सच मानने में कोई हर्ज नहीं है। इस बात से एक बात आप समझ ही गए होंगे कि पटेल संघ पर बैन लगाने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के दबाव में यह फैसला लिया गया। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जुलाई 1948 में पटेल को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरएसएस से बैन हटाने की मांग की गई थी, लेकिन पटेल नेहरू के आगे लाचार थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की किसी एक सरकार ने जनमत का अपमान किया हो। जो कांग्रेस और विपक्षी दल गला फाड़ फाड़ कर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वो शायद कांग्रेस के कार्यकाल को भूल गए हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने तो उसकी तुलना में लोकतंत्र की पूरी लाज रखी है, वो भी तब जब केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब जब नाम पीएम मोदी और अमित शाह का आया है तो हम आपको उनसे जुड़ी कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे। कांग्रेस ने न सिर्फ गुजरात दंगों से जुड़े झूठे केसों में मोदी को फंसाया, बल्कि लंबी लंबी जांच से भी गुजारा, लेकिन न ही उस समय किसी को राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की तानाशाही दिखी, न ही किसी ने लोकतंत्र की दुहाई दी। जबकि हाल ही में उस केस में पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है। उस कठिन समय को याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है कि ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन करके लड़ता रहा। गुजरात दंगे के बारे में एक बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि दंगे के नाम पर हिंदू आस्था से लेकर मोदी और आरएसएस पर खूब हमले किए गए, जिसमें बीजेपी विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ शामिल हैं। इन सब ने मिलकर इन आरोपों को इतना फैलाया कि ये लोगों के मन में बैठ गए और इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सच मानने लगे। यही इकोसिस्टम आज भी मोदी विरोध में उसी तेजी से लगा है। जैसे मरे हुए जानवर पर गिद्ध मंडराते हैं, वैसे ही कुछ तथाकथित बुद्धिजीव उस सब्जेक्ट पर जहर उगलना शुरू कर देते हैं जिसमें मोदी विरोध या हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करने का मौका मिले, और ऐसा लगातार आज भी हो रहा है। दिल्ली के सीएम का भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना तो उनके लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन अगर बंगाल में चुनाव जीतने के लिए ममता घुसपैठियों का समर्थन लेती है और वायनाड में राहुल पीएफआई कार्यकर्ताओं के कंधे पर चुनाव लड़ते हैं तो मजाल किसी भी तथाकथित बुद्धिजीवी के मुंह से एक शब्द में निकला हो। कांग्रेस ने न सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध में सभी सीमाएं तोड़ी, बल्कि उसने जनता की आवाज को दबाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यूं तो ऐसी कई घटनाएं, लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं 4 जून 2011 की रात, जब रामदेव यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में अनशन पर बैठे थे, जिसको दबाने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने रात करीब 12 बजे रामलीला मैदान पर सीधा एक्शन ले लिया। जबरन लाठी चार्ज कर मैदान को खाली भी करवा दिया। इस भगदड़ में बाबा की एक भक्त राजबाला गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी, जिसने लंबे इलाज के बाद दम तोड़ दिया था। खुद बाबा रामदेव वहां से गायब हो गए थे। दूसरे दिन जब चैनलों पर उनकी फुटेज सामने आई तो वे उत्तराखंड में नजर आए। हम यहाँ बाबा रामदेव के पक्ष में आवाज बुलंद नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने समय समय पर आंदोलनों को कुचल दिया है, जबकि अभी की मोदी सरकार ने न किसान आंदोलन का कोई दमनकारी विरोध किया, न ही सरकार के खिलाफ
जहर उगलते प्रदर्शनकारियों पर कोई रोक लगाई। कांग्रेस की तानाशाही और उसके काले सच को जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।